अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDE 142 और आज का इकाई 5 से शुरू होगा, जिसमें मीर अमन दहलवी का असलोब के सिलसिले में ये इकाई है ना। तो इस इकाई में असलोब में क्या क्या रहेगा? दास्तानवी असलोब, रोज़मर्रा और माहौरे अज़रबुल मिसाल, किरदारों की ज़बान, तबाक़ाती निज़ाम, तरकीब, काफ़ा, अल्फाज की तकरार, हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल। उसके बाद अपना इम्तहान खुद लीजिए, है ना। तो उसके बाद सबसे पहले जो दिया हुआ था दास्तानवी असलोब, ये मैं आज बताऊंगी और बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज का जो दास्तानवी असलोब में आ जाएगा, हिंदुस्तान के फ़न का एक अहम अनासर ये भी है कि दास्तान लिखने का नहीं, सुनाने का फ़न है। इसलिए दास्तान को क़ुव्वत बयान पर इस कदर महारत होनी चाहिए कि वो सामईन की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ कर सके, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब दास्तान गो उन्हीं के लहज़ा और ज़बान में दास्तान सुनाने में सामईन का है। बागो बहार की खुसूसियत ये भी है कि उसे पढ़ते वक्त उसकी ज़बानी बयानिया का एहसास इब्तिदा से ही नज़र आता है। अब आगाज़ किस्से का करता हूँ, ज़रा कान धर कर सुनो, मनफी करो शेर। शार दरवेश की यूँ लिखा है, और कहने वाले ने कहा है कि आगे रोम के मुल्क में कोई शहंशाह था कि 9 शेराओं की सी अदालत और हातिम की सी सखावत उसकी जात में थी, नाम उसका आज़ाद बख्त। मुझे जो कम बख्ती लगी, दरवाज़ा बंद ना किया एक बुढ़िया शैतान की खाला, उसका खुदा करे मुँह काला, हाथ में तस्बीह लटकाए बरख़ा ओढ़े, दरवाज़ा खुला पाकर नधड़ चली आई और सामने मलका के खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ देने लगी। अल्लाह तेरे नत जोड़ी सुहाग की सलामत रहने और कमाओ की पकड़ी कायम रहे। दर्जा वाला अख्तबास से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मीर अमन ने किस खुश असलूबी से तहरीर को ज़बानी बयानिया का रंग दे दिया है। उसकी क़राअत के दौरान कारी को यह एहसास ही नहीं होता कि वो कोई तहरीर पढ़ रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई किस्सा गो बैठा उसे किस्सा सुना रहा है। दास्तानवी असलूब की ये खुसूसियत है जो उसे दूसरी नसरी असनाफ से मुमताज़ करती है। मीर अमन की नस्र की यही खूबी उसे जिंदा जावेद कर देती है। सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि उसकी ज़बान उस ज़माने की आम ज़बान और आम लोगों की ज़बान है, और इस लिहाज से अजतमाई ज़िंदगी की सच्ची तर्जुमानी है। उसी सबब से उसमें उस ज़माने के लोगों, खुसूसन दहली वालों की फितरती सलाहियतें, तबीयतें और रुझानात व मलानात आश्कार होते हैं। अब खुदावंद नेमत साहब मरवत नज़ी की कद्र जान गिलक्रिस्ट ने कि हमेशा इकबाल उनका ज़्यादा रहचिप तलब गंगा जमुना बहे, लुत्फ़ से फरमाया कि इस किस्से को ढीठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू जो उर्दू के लोग, हिंदू मुसलमान, औरत मर्द लड़के बालिग ख़ास व आम आपस में बोलते चलते हैं, तर्जुमा करो। माफ़िक हुक्म हजूर के मैंने भी उसी माहौल से लिखना शुरू किया जैसे कोई बात करता है। मजकूरा वाला इबारत में ख़ास व आम बोलते चलते के मानी ये है कि इस तरह नहीं जैसे कोई आलमी या फ़लसफ़ाना नस्र होती है, बल्कि गुफ्तगू की ज़बान में वसूल तखातिब के ख्याल रखा जाता है। छोटे छोटे फ़कीरों का इस्तेमाल किया जाता है। मकालमा बाज़ औक़ात जुमलों पर तश्कील दिया जाता है। बोल चाल की ज़बान में उमूमन ऐसी मरकब लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो तबई महमल की हैसियत रखते हैं। मीर अमन ने अपनी नस्र में गुफ्तगू का फितरी अंदाज़ कायम रखने के लिए यही तरीका इख्तियार किया है। मिसाल के तौर पर ये जुमले देखिए, और कई आदमी मरहम की तैयारी के लिए कुछ पीस पास रहे थे, बगैर पूछे कच्चे इतना माल मेरे हवाले किया। उस नौजवान ने बड़े टेप टाप से तैयारी ज़ियाफ़त की। देखता हूँ तो नाज़नीन शादी ख्वाजादी बन कहने पाते, खबरगिरी में ज़ियाफ़त की लग रही है।
चमक से आग झाड़ भून भान कर खा लेते हैं। मारे डर के लड़ता पड़ता पहाड़ से नीचे आया। मशकूरा वाला जुमलों से पास पूछे कच्चे टेप टाप शादी खवाजादी भून भान लड़ता पड़ता वगैरह ऐसे मराकबात हैं जो ख़ास तौर से सिर्फ गुफ्तगू के दौरान ही इस्तेमाल किए जाते हैं। डॉक्टर ज्ञान चंद ज़ैन उनकी नस्ल से मुताल्लिक़ लिखते हैं। उन्होंने अपनी किताब आसान और बामहारा ज़बान में उस वक्त लिखी जबकि फ़ारसी और अरबी की शिद्दत कायफा पयामनी रंगीन बयानी को ही काबिलियत का मयार समझा जाता था। सेल्सियस निगार को कम इल्म जानकर कोई खातिर में ना लाता था। मीर अमन ने रोज़मर्रा और माहौरे के नज़र फ़रेब कारियों के सामने अरीबत की संगलाख ज़मीन को हिच जाना बागो बहार के बाग पर हमेशा बहार रहे और रहेगी। ये हो गया दास्तान की असलूब। उसके बाद है रोज़मर्रा और माहौरे की असलूब। उसके बाद उसका नेक्स्ट दिया हुआ है जरबुल मिसाल, है ना। उसका अपना इम्तहान खुद लीजिए, किरदारों की ज़बान। तो रोज़मर्रा की ये जो नेक्स्ट टॉपिक दिया रोज़मर्रा और माहौरे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और इसका जो अपना इम्तहान खुद लीजिए जो इतने सारे में काफ़ी सारी इकाई 4, 3 इन सब का अपना इम्तहान खुद लीजिएगा क्वेश्चन अपलोड नहीं की हूँ। लेकिन इसका साथ ये दास्तानवी असलूब के साथ साथ उन क्वेश्चन के जो अपना इम्तहान खुद लीजिए जो छूट गया है उसको भी इसके साथ बताने की कोशिश करूँगी। जितनी भी सारी इकाई मैंने पढ़े हैं उन सब इकाई अभी तक जितनी इकाई हो चुका है उनके बाद इससे पहले भी कुछ सवालों का अपना इम्तहान खुद लीजिएगा सवालों का जो मैं वीडियो बनाई थी वो अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद का जो जितने भी इकाई अभी तक रीड हुए हैं उसके बाद उनकी जो अपना इम्तहान खुद लीजिए में जितने भी सारे सवाल हैं उसको मैं यहाँ पर ही बताई हूँ। तो सबसे पहला सवाल है मीर अमन बागो बहार का मतीन कब तैयार किया और वो कब शाये हुआ। तो उनका जवाब में आ जाएगा मीर अमन ने 1801 ईस्वी में ये किस्सा लिखना शुरू किया और 1802 में उसके 102 सफ़ा शाये हुए और 1803 ईस्वी में ये मुकम्मल किस्सा बागो बहार के नाम से जॉन गिलक्रिस्ट के सफ़र्द हुआ जिसे उन्होंने अगले साल बड़े एहतमाद से शाये करवाया। उसका दूसरा वाला सवाल है मीर अमन के बुजुर्ग किसके अहद में हिंदुस्तान आए थे, है ना। उसके जवाब में आ जाएगा मीर अमन के बुजुर्ग मुग़ल शहंशाह हुमायूं के अहद में हिंदुस्तान आए और अपनी दानिशवरी और अलवी अल अज़यमी की बदौलत खताब और जागीर से सरफराज हुए। उसके बाद तीसरा वाला आ जाएगा सवाल मीर अमन अपने घर वालों के साथ कब अजीम आबाद यानी पटना गए और वहाँ कितने अरसा तक मुकीम रहे। तो 1761 ईस्वी में हालात से तंग आकर मीर अमन और उनके घर के बेशतर अफराद दिल्ली से आज़माबाद यानी पटना चले गए जहाँ के हालात दिल्ली के मुकाबले कदर इत्मीनान बख्श थे। 4 नंबर में आ जाएगा गुंज खूबी का असल मुसन्निफ कौन है और मीर अमन ने उसका उर्दू तर्जुमा कब और कहाँ किया। तो उसका जवाब में आ जाएगा गुंज खूबी मारूफ अदीब मुल्ला हुसैन अवज़ काशफी की फ़ारसी किताब है इखलाक़ महशनी और महशनी का उर्दू तर्जुमा है जिसे मीर अमन ने 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुकम्मल किया। उसके बाद 5 नंबर आ जाएगा बहशियत दास्तान गो मीर अमन की फ़न पर रोशनी डाले। तो बागो बहार को पढ़ते वक्त गुमान होता है कि हम किस्सा पढ़ नहीं सुन रहे हैं और वो अपने शमाय या कारी को नाज़िर की हैसियत से किसी हालात में नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि किस्सा सुनाने के दौरान कान धर कर सुनने की फरमाइश करते जिसे एक जगह फरमाते हैं अब खुदा के कारखाने का तमाशा सुनो। इस तरह के जुमले जगह जगह दोहराए जाते हैं जो इस बात की तौक़ीद देते हैं कि मीर अमन एक कामयाब दास्तान गो ही नहीं दास्तान नौश भी है।
اس کا نیکسٹ इकाई आ जाएगा तो उसमें आ जाएगा मीर अमन का पूरा नाम क्या है। तो मीर अमन का पूरा नाम मीर अमान है। मीर अमन कलकत्ता किस मकसद से गए और उन्हें गिलक्रिस्ट से किसने मिलवाया। तो मीर अमन तलाश रोजगार के सिलसिले में कलकत्ता गए। वहाँ मीर मुंशी बहादुर अली ने उनको डॉक्टर गिलक्रिस्ट से मिलवाया। मीर अमन की दूसरी अहम किताब का नाम बताइए। तो मीर अमन की दूसरी अहम किताब में आ जाएगा गुंज खूबी, है ना। तो उसका नेक्स्ट सवाल में आ जाएगा 4 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कायम किया गया। उसके बाद का सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज के दौर में अहम मुसन्निफ के नाम बताइए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में मुसन्निफ की हैसियत से मीर अमन दहलवी, शेर अली अफसोस के नाम अहम है। 6 नंबर में आ जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बान की सभा का सदर किसको मुंतखब किया गया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बान की सभा की सदर की हैसियत से डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को मुंतखब किया गया था। उसके बाद का इकाई में सबसे पहला सवाल आएगा मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी थी। तो मीर अमन ने बागो बहार जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश से लिखी थी। दूसरा वाला सवाल में आ जाएगा मीर अमन की दास्तान बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है। तो मीर अमन ने मीर मोहम्मद हुसैन अता खान तहसीन की किताब नोहे तर्ज मरशा को बागो बहार के नाम से तर्जुमा किया। सवाल नंबर 3, मीर अमन ने किस तरह की नस्र की इजाद की थी। मीर अमन ने उर्दू अदब में सादा नस्र की लिखने की रवायत शुरू की थी। 4 नंबर सवाल में आ जाएगा बागो बहार के किरदारों की ज़बान की खुसूसियात बताइए। तो बागो बहार में किरदारों की ज़बान मख्तज़ाए हाल के मुताबिक तर्ज गुफ्तगू में हस्ब मरातब का ख्याल रखा गया। मकाल में ऐसे फितरी अंदाज में अदा हुए हैं कि किरदारों में जान पड़ गई है। मिसाल के तौर पर फ़कीरा का लिहाजा मिलाए ख़त्म, तेरी नत चूड़ी सुहाग की सलामत रहे और कमाओ की पकड़ी कायम रहे, औरत का लब व लहजा देखिए, ये नंगोड़ा जो कहता गया मैं मानती गई, अब ये नाच नचाकर मुझे कोठे पर ले गया, मेरे सर से पाँव तक आग लग गई और अंगारों पर लौटने लगी। ये हो गया 4 नंबर सवाल का जवाब। उसके बाद आ जाएगा 5 नंबर, बागो बहार में हिंदुस्तानी तहजीब व माशरत की उम्दा तस्वीर कसी की गई है, मिसाल के साथ वजूहात कीजिए, है ना। तो बागो बहार में दहली की तहजीब बोल रही है, उसके अफराद, उसके मेले ठेले, उसके ज़ियाफ़ती, उसकी तकरीबात, रस्म व कवायद, आदाब व मरासिम, गर्ज उसमें वो सब कुछ है जो उस वक्त दहली का माहौल था। बागो बहार एक तहजीब की आवाज़ ही नहीं बल्कि उस ज़माने की ज़हनी रुझानात का आयनादार भी है। उसमें जितनी वाक़यात बयान हुए हैं या किरदारों की ज़बान से जितनी बातें कहलाई गई है, उनमें दहलवी तहजीब व माशरत की गहरी छाप है। अपनी उसी खुसूसियात की वजह से ये किताब अपने अहद की एक माशराती दस्तावेज़ बन गई। ज़ेवर पहनना हिंदुस्तानी तहजीब की एक नुमायाँ सिफ़त है, बूढ़ी औरतें भी उसकी शाख होती है। हिंदुस्तानी तहजीब की एक नुमायाँ सिफ़त है, बूढ़ी औरतें भी उसकी शाख होती है ना। एक बूढ़ी सी औरत स्लेब क़यामत कुर्सी पर कहना पाता पहने हुए बैठी है ना। गुड्डे गुड़िया का खेल, गलगला का जिक्र, रुखसत के वक्त अमाम जामन का रुपया बांधना, माथे पर दही का टीका लगाना, महादेव का मंडप, शेवर उत्तरी वगैरह का जिक्र बागो बहार में मौजूद है, जो हिंदुस्तानी रस्मों की झलक है। महलों का नक्शा, खाने पीने का एहतमाम, बादशाहों के दरबार, शहजादों और शहजादियों के ठाट, उनके लिबास, जश्न के मौके के नक्शे, शक़ाए लिखने का एहतमाम वगैरह का ऐसा जीता जागता बयान है कि अहद मुग़लिया की झलक नज़रों के सामने आ जाती है। किसे चाहे जहाँ के हो, उनकी फ़ज़ा मुकम्मल हिंदुस्तानी मालूम होती है। ये हो गया अब तक के जितनी भी इकाई रीड हो गया है, वीडियो बन चुकी है, उसकी सवालों का अपना इम्तहान खुद लीजिए। ये जितने भी सवाल हैं उन सवालों का ये एक मुकम्मल वीडियो है। उसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा उसको हम बताते चलेंगे।